हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिवीजन सेक्शन से। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर आ गया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर विवादित नक्शा जारी किया है। और जीएसटी अपीलेट न्यायाधिकरण के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए 23 देशों के प्रतिनिधियों को इनवाइट किया है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जारी किया गया है। इसको सीन पॉल और सोका ने तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन की कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने 10 लाख स्क्वायर फुट क्षेत्र में अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। ये परिसर गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और वहीं कांस फिल्म महोत्सव में मेरिल स्ट्रिप को मानद पाम डिओर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा फिलिस्तीन के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एनपीसीआई ने नमीबिया में यूपीआई ही जैसी टेक्नोलॉजी वाली वहां पर पेमेंट सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दी गई, आप वहां से जाकर ले सकते हो। साथियों, एक बहुत जरूरी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो बात इसी सिलसिले में है कि वीडियो जो है वो आपको डिजिटल बोर्ड पर दी जाए या फिर पीपीटी मोड पे दी जाए। तो देखिए, मैं इस मामले में आप लोगों से थोड़ा नाराज हूँ। थोड़ा क्या मतलब, बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। आप लोग देखो शेयर नहीं करते हो, ना शेयर करोगे, ना लाइक करोगे, ना ही कमेंट करोगे। कमेंट में भी मैं देखता हूँ कुछ गिने चुने लोग हैं, वही लोग कमेंट करते हैं। इससे एंगेजमेंट बढ़ती नहीं। आप लोग बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पर देखते हो, मतलब बहुत बुरा लगता है कि आपको फ्री में इतना सारा कंटेंट दिया जाता है। इसके पीछे के पिछले 4 से 5 घंटे की हम लोग की मेहनत रहती है, उसके बाद आपको ये कंटेंट दिया जाता है। लेकिन आप लोग ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, देखते हो वीडियो, आगे बढ़ जाते हो। और तो और दुख की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 46% लोग ऐसे हैं जो रोजाना वीडियो देखते हैं, लेकिन वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं। तो ये सब बातें देख करके बहुत बुरी लगती है, क्योंकि आप लोग के लिए कंटेंट बनाया जाता है, शाम से ही इस पर जुटा जाता है और रात में देर रात तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और रात में 1-2 बजे 3 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ स्टूडियो में जा करके। आप लोग के लिए इतना कुछ किया जाता है, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हो। डेली करंट अफेयर की वीडियो में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो आप लोग। अगर ऐसा करोगे तो फिर हम कैसे रात में 2-2 बजे 3-3 बजे जा करके वहां पर स्टूडियो में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए पीपीटी मोड पर ही अभी के लिए फिलहाल आएगी। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें आपका कोई चार्ज तो लगना नहीं है। आपको वीडियो देखते हो, आप अगर पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, एंड तक देखा करो अगर तो लाइक कर दिया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो दोस्त। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, व्यूज़ बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन फील होता है। चलिए, फिलहाल ये छोटी सी नाराजगी थी। नाराजगी क्या, चाहे उदासी ही समझ लो। बुरा लगेगा तो उसके लिए सॉरी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 7 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। आप मेरी जगह होकर के अपने आप को रख करके देखो, पिछले 7 से 8 सालों से मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ, और पिछले 7 से 8 सालों से जब ये चीज़ें दी जा रही हैं, और जिसमें से समझ लो 2000 से ज़्यादा एपिसोड्स हो गए हैं, लेकिन व्यूज़ जो हैं वो डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि मैं उतना बाकी लोगों की तरह फोर्सफुली नहीं कहता हूँ बार बार कि शेयर करो, लाइक करो, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करता हूँ। बस एक रिदम है जो बनी हुई है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वही रिदम में बोलते चला जाता हूँ। और आप लोग भी सुन करके आगे बढ़ जाते हो। आप मेरी जगह पर अपने आप को रख करके देखो, ग्रोथ परसेंटेज की देख करके लगा करके देखो, कैलकुलेट करके, तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स, इन सब में एथलेटिक्स का महत्व, वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 7 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा। अच्छा, एथलेटिक्स याद आया है तो एथलेटिक्स से एक बात याद रखिएगा कि दोस्तों, एथलेटिक्स में ओलंपिक में पहला गोल्ड भारत को मिला। अब की बार वाले ओलंपिक में, जब टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक 2020, तो इसमें दोस्तों पहली बार भारत को गोल्ड मिला एथलेटिक्स में। और गोल्ड किसने दिलाया?
नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में दिलाया भारत को गोल्ड, इकलौता गोल्ड, और इन्होंने 7 अगस्त को जीता था। तो देखो यहाँ 7 मई, यहाँ 7 अगस्त, 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो 2 दिन आप जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ठीक है। तो ये 2 दिन 7 तारीख से आप याद रखिएगा, और ये एथलेटिक्स से आप नीरज चोपड़ा का एक लौता गोल्ड मेडल याद रखेंगे ओलंपिक में भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक मई मंथ में आए हुए। 1 तारीख को आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य स्थापना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 7 मई को एथलेटिक्स डे। अगला, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहां पर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ये बॉम्बर होता क्या है? बॉम्बर नाम से स्पष्ट है, बॉम्ब होता है इसमें, और ये बॉम्ब गिराने का काम करता है। आप जब भी कोई युद्ध देखते हो तो उसमें देखते होगे कि बॉम्ब गिरता रहता है, एक जगह से एक बड़ी सी जहाज होती है और उससे लगातार बहुत भारी मात्रा में बम गिराए जाते हैं, वही होता है बॉम्बर। लेकिन ये है यूएवी बॉम्बर। यूएवी मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल। अनमैन्ड एयर व्हीकल मतलब कि इसमें अनमैन्ड है, इसमें कोई पायलट नहीं है, अनमैन्ड है, मतलब ये ड्रोन टाइप का है। तो ये अनमैन्ड एयर व्हीकल वाला बॉम्बर है, तो इसका मतलब काम तो करेगा बम गिराने का, लेकिन इसमें कोई पायलट नहीं होगा, इसलिए किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई चिंता नहीं रहेगी। कहीं पर भी इसे भेज सकते हो और कहीं पर भी ये बम गिरा करके चलाएगा, बिना किसी टेंशन के कि अगर इस पर अटैक हो गया तो क्या होगा। तो क्योंकि अब आप सोचो कि अगर कोई बॉम्बर है और उस पर ये अटैक हो गया और उसमें जो पायलट बैठा है ऑलरेडी वो इतना बम लेकर के उसमें बैठा हुआ है, तो उसकी क्या हाल होगी। तो ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क रहता है उसके ऊपर। लेकिन जब यहाँ पर यूएवी टाइप का है तो पूरी दुनिया इसकी तलाश में है ही, और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से सेल भी हो रहा है। ऐसे में भारत का एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, फ्लाइंग वेज डिफेंस, इसने ये बना दिया है, और ये बनाया है समझो बहुत ही अद्भुत प्राइस पर। देखो इंडिया वाले करते हैं ना तो बिल्कुल अद्भुत ही करते हैं, खास करके प्राइस के मामले में। इसने मात्र 25 करोड़ रुपए प्रति यूनिट के खर्च पर बना दिया है ये बॉम्बर। स्वदेशी है, एक तो इंडिजीनियस है, तो इसका मतलब मेड इन इंडिया है, और इसका मतलब है कि हम लोग जो मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। नाम है इसका FWD-200B। FWD का मतलब यही अपनी कंपनी का ही नाम रखा है, फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B। तो ये बॉम्बर है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया है, 370 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम इसकी स्पीड है। और आप इसका ऐसा अंदाजा लगा सकते हो थोड़ा सा कंपेयर करके कि अमेरिका का जो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो बॉम्बर है प्रीडेटर ड्रोन, तो प्रीडेटर ड्रोन जो है उससे इसकी तुलना की जा रही है, और वो 250 करोड़ का है। कितने का? 250 करोड़ रुपए पर यूनिट का उसका पड़ता है, और ये 10 गुना सस्ता है, मात्र 25 करोड़ में। तो अमेरिका वालों को तो जलन होगी भाई कि आप लोग चांद मिशन ऐसे भेज देते हो, मार्स मिशन भेज देते हो इतने सस्ते में, उसके बाद बॉम्बर वगैरह बना रहे हो इतने सस्ते में, तो हमारा कौन खरीदेगा। फिलहाल इंडिया है, 498 किलोग्राम का वजन लेकर के ये ले जा सकता है, 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये यूएवी कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, क्योंकि बेंगलुरु की बात आई हुई है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं हम लोग। सिद्धरामैया यहाँ के करंट टाइम पर सीएम हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर यक्षगान, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी चर्चा की थी, यक्षगान मनाया जाता है, बहुत ही फेमस होता है। डुल्लू को निथा होता है। जिलों की संख्या 31 है, विधानसभा में 224 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीट यहाँ से जाती है, राज्यसभा में 12 सीट यहाँ से जाती है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने जून 2024 में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है। सीएनजी में आगे कुछ बढ़ूं इससे पहले इसका फुल फॉर्म ही जान लो। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इससे आप कारें बहुत सारी देखे होंगे, बसेस भी चलती हैं सीएनजी से, लेकिन ऑटो भी चलती है, लेकिन बाइक कभी आपने नहीं सुना होगा कि सीएनजी से बाइक चलती हो। और सीएनजी के पेट्रोल पंप या कहें कि ऐसे टंकी वगैरह इसके बहुत सारे हैं गैस के, मतलब कि जो होते हैं जगह जगह पर, क्योंकि कार वगैरह और ये सब चलती ही है। तो ऐसे में बाइक ये लॉन्च करके बहुत बड़ा स्टेप लिया है बजाज ऑटो ने,
दुनिया में पहली बार, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में पहली बार सीएनजी से चलने वाली ये बाइक लॉन्च किया हुआ है। और ये मतलब लॉन्च करने ही जा रहा है, 18 जून को ये कहें डेट डिसाइड किए हैं, तब लॉन्च करेंगे, तो 18 जून अगले महीने ही है, तो ये होगा। इसके अलावा इसका नाम क्या है, ब्रूजर 125 सीएनजी, ब्रूजर 125 सीएनजी, ठीक है। बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करें तो 1945 में स्थापित हुई थी, जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में राजीव बजाज। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात, अप्रैल की ई बुक आ गई है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है वो जाकर के ले ले। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है आपको और मात्र 20 रुपए में आप ई बुक प्राप्त कर सकते हो। हिंदी वाले लेना चाहे तो हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश वाला लेना चाहो तो आप इंग्लिश में ले सकते हो ई बुक। अपनी जो ई बुक होती है इसमें चैप्टर वाइज Q&A होता है, Q&A मोड में एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। 350 प्लस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें हर एक क्षेत्र को टॉपिक वाइज कवर किया जाता है। लगभग 20 से 22 चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन दिया गया रहता है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, और लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग इसको लेते भी हैं। अगर जो लोग नए हो एक बार जरूर ट्राई करके देखो, आप हर बार अपने आप लोगे। अगला, हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 दोनों जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही जीत लिया है चाइना ने। देखो थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही आयोजित कराया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, और थॉमस कप इसमें से जो होता है ये पुरुषों के लिए होता है बैडमिंटन का खिताब, और उबेर कप जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ ही होता है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ही कराता है, लेकिन इसमें विजेता अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पुरुषों वाला कोई और टीम जीत लिया हो और महिलाओं का कोई और जीत ले। लेकिन इस बार क्या हुआ, चाइना ने थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही जीत लिया। चेंगदू में ये आयोजित किया गया था और 11वीं बार चाइना ने जीता हुआ है थॉमस कप यानी पुरुषों वाला। और इंडोनेशिया के नाम सबसे ज्यादा बार 14 बार थॉमस कप जीतने का रिकॉर्ड है। तो ये था थॉमस कप। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि थॉमस कप या उबेर कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। ऑप्शन में दे देगा टेबल टेनिस, बैडमिंटन या और कोई दे देगा, तो उसमें आपको लगाना है बैडमिंटन, ठीक है। अगर देगा कि ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है तो आप बताओगे टेनिस। अगर देगा ग्रैंड प्रिक्स किससे संबंधित है तो ग्रैंड प्री जो होता है वो फॉर्मूला 1 रेस है, ग्रैंड प्री अलग है और ग्रैंड स्लैम अलग है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में ISL 2023-24 का खिताब किसने जीता? ISL मतलब इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, ठीक है ना। जैसे आप इंडियन प्रीमियर लीग देखते हो ऐसे ही इंडियन सुपर लीग होता है। इंडियन प्रीमियर लीग को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, IPL बोलते हो। ऐसे ही इंडियन सुपर लीग चलता है फुटबॉल का। तो फुटबॉल का सुपर लीग जीत लिया है इस बार मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने मोहन बागान को हरा करके ये जीता हुआ है। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान को हराया। यहाँ पर देखिए, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ब्रेक मोहन बागान सुपर जायंट हर्ट विद ए कम फ्रॉम बिहाइंड विन ए साल्ट लेक। तो इंडियन सुपर लीग की विजेता हो गई है। इसमें कुछ जो विनर्स हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं। जैसे आप IPL विनर्स होते हैं तो उसमें देखते हो इमर्जिंग प्लेयर या ऑरेंज कैप विनर या पर्पल कैप विनर, ये सब होता है। ऐसे इसमें गोल्डन ग्लव, गोल्डन बूट वगैरह होता है, क्योंकि फुटबॉल की बात है। तो गोल्डन ग्लव का खिताब जीत लिया है फुरबा लचेनपा ने, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के हैं। गोल्डन बूट का खिताब दिमित्रियोस डायमंटाकोस ने जीता है, डायमंटाकोस ने जीता है, केरल ब्लास्टर के हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग जो है विक्रम प्रताप सिंह ने जीता है। प्लेयर ऑफ द लीग दिमित्रियोस पेटाट्रोस ने जीता है, मोहन बागान के हैं, ठीक है जी। तो ये इंडियन सुपर लीग है। आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा कि विजेता कौन है, तो आप बताइएगा मुंबई सिटी, ठीक है ना। और अगर इनमें से पूछ लेगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगला, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर, राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई हैं दोस्तों करीना कपूर खान, तैमूर की मम्मी। तो ये बनाए गए हैं नेशनल एम्बेसडर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिख रही है करीना कपूर खान। यूनिसेफ तो आप जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये संस्था है एक जो चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, और इसके लिए नेशनल एम्बेसडर यानी राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई हैं करीना कपूर खान।
वैसे तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी दिनों से इससे जुड़ी हुई हैं, 2014 से ये इस संगठन में जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं यूनिसेफ के साथ मिलकर के, लेकिन अभी इनको राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में स्थापित हुआ था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं कैथरीन एम रसेल। अध्यक्ष का नाम याद रखना बहुत पूछा जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, पेटीएम मनी लिमिटेड के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो पेटीएम मनी लिमिटेड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं राकेश सिंह। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले भावेश गुप्ता जो हैं वो इस्तीफा दे दिए थे, तो अब उनकी जगह पर राकेश सिंह को अपॉइंट किया गया है। और पेटीएम में समझ लो ना कि मेन लीडरशिप में बहुत उलटफेर किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। कारण यह है कि आपने देखा कि आरबीआई ने सैंक्शन लगाया, उसके बाद फिर बैन लगाया, बहुत सारी चीजें इसकी बंद हो गई, बहुत नुकसान हुआ, शेयर मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया इसका। तो अब ये नए सिरे से नए तरीके से कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो कुछ नया कर रहे हैं। देखा जाता है क्या कुछ निकल करके आता है। इन्होंने फिलहाल भावेश गुप्ता को यह बताया है कि व्यक्तिगत कारणों से गए हैं, लेकिन आप समझ ही सकते हो क्या व्यक्तिगत कारण होगा। और लेकिन राकेश सिंह जो हैं ये अब पेटीएम मनी के नए सीईओ होंगे। और उधर वरुण श्रीधर को पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नेतृत्वकर्ता बनाया गया है। अब पेटीएम ने कहा है कि हम यूपीआई पेमेंट के लिए टीपीएपी मॉडल यूज करेंगे। ये टिपाप है ठीक है, ट्रैप मत समझना, टिपैप है। ये टिपैप मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। तो बेसिकली ये कई बैंकों से टाई अप कर रहे हैं और उन बैंकों के थ्रू ये थर्ड पार्टी बन करके ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए सर्विस प्रोवाइड करते थे एक टाइम पर, वो पेटीएम पेमेंट बैंक तो पूरी तरीके से बंद हो गया। तो अब ये बाकी कुछ बैंकों से, कुछ लीडिंग बैंकों से ये टाई अप कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे काम। पेटीएम जो कंपनी है इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। 197 कम्युनिकेशन जो है इसकी पेरेंट कंपनी है। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और विजय शेखर शर्मा जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में हुई। जैसे हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एमडी और सीईओ बनाया गया। देखो कुछ ऐसी नियुक्तियां होती हैं ना जो यहाँ पर मैं लिस्ट में तो आपको शो करा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिया रहता हूँ क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे प्रतिमा सिंह डीपीपीआईटी के निदेशक बनी थी, ठीक है ना। और ये प्रवीण रंजन वित्त मंत्रालय विभाग के निदेशक बनी। ये सब मैंने क्वेश्चन में नहीं बताया आपको, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है और लिस्ट में यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ जिससे कवर भी हो जाए पॉइंट और आपको ज्यादा याद भी ना करना पड़े। गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। प्रज्ञा मिश्रा मैंने आपको बताया था भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त हुई हैं। आईपीएस नलिन प्रभात जो हैं एनएसजी के प्रमुख बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। सौरभ गर्ग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं। अगला, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं संजीव नौटियाल। हालांकि अभी ये नियुक्त हुए हैं, अभी पदभार ग्रहण नहीं किए हैं। दोनों में अंतर होता है। नियुक्ति मतलब कि घोषणा कर दी गई कि हाँ ये अब बनेंगे अगला, लेकिन पदभार ग्रहण करना मतलब कि अब ये बैठ गए हैं कुर्सी पर। तो अभी इनकी नियुक्ति हुई है और ये अपना पद ग्रहण करेंगे जुलाई से। ठीक है जी, तो जुलाई अभी आने में देर है क्योंकि अभी मई चल रहा है, फिर जून, फिर जुलाई होगा। लेकिन आरबीआई ने फिलहाल अलाउ कर दिया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ का। ये एसबीआई में भी काम कर चुके हैं, एसबीआई के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं और आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये रूल तो मैं आपको बहुत बार बता ही चुका हूँ। जब भी कोई फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई बैंक है, कोई बड़ी संस्था है, तब उसके लिए उसका जो चीफ वाला पद होता है उसके लिए आपको नियुक्ति करना हो या हटाना हो, इन सब के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है और वो अप्रूवल मिल गया है इनके लिए। ठीक है ना। और एक और नियम मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि मैक्सिमम 15 साल तक रह सकते हैं कोई एमडी और सीईओ के रूप में, चाहे भले ही वही फाउंडर ही क्यों ना हो। आरबीआई ने ये भी गाइडलाइन जारी की है। मतलब जैसे आपने कोई बैंक खोली अपने नाम से खोली, तो आप उस बैंक के एमडी और सीईओ चीफ वाले पद पर सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक रह सकते हो, उसके बाद आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो बहुत ही रेयर केसों में भी आपका बढ़ाया जाएगा, वरना आपको किसी न किसी और को नियुक्त करना होगा। फिलहाल इनका कार्यकाल 1 जुलाई से अगले 3 सालों तक के लिए होगा और ये एलआईसी में भी काम कर चुके हैं, एसबीआई में भी काम कर चुके हैं। ये किसकी जगह पर आएंगे? इत्रा डेविस की। इत्रा डेविस जो हैं अभी वर्तमान में भी हैं, तो अभी तो 2 महीने ये रहेंगी इत्रा डेविस, अगले 1 जुलाई के बाद से ये हट जाएंगे। स्थापना 2017 में हुई थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और अब संजीव नौटियाल होंगे
अगले सीईओ। अगला, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 इसका खिताब जीत लिया है दोस्तों लैंडो नॉरिस ने। देखो ये एक नया नाम निकल करके आया और बिल्कुल सनसनी सनसनी फैला दी इन्होंने। अभी तक आपने देखा कि मैक्स वर्सेटेपन है वो लगातार एक तरफा जीतते आ रहे थे। यहाँ पर एक नया नाम आ गया लैंडो नॉरिस। तो ये मैकलॉरेंस के हैं। मैकलॉरेन जो एक कंपनी है कि समझ लो जिसके ये ड्राइवर हैं ब्रिटेन के रहने वाले हैं लैंडो नॉरिस, और इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ये F1 रेस होती है, फार्मूला 1 रेस होती है, ठीक है ना। फार्मूला 1 रेस देखिए, जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको ग्रैंड प्रिक्स ग्रैंड स्लैम के बारे में अंतर बताया, तो ये ग्रैंड प्रिक्स है यानी कि F1 रेस है। साल भर में कुछ 23-24 रेस होती है और जो सबसे ज़्यादा जीतता है वो चैंपियन कहलाता है, विश्व चैंपियन कहलाता है। तो 2 बार से तो मैक्स वर्सेटेपन होते आए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सरप्राइज कर दिया। फिलहाल इस सीजन में अभी तक कौन कौन सी रेस हुई हैं? इस सीजन में अभी तक जो रेस हुई उनके विजेताओं को यहाँ पर देख लो। मैक्स वर्सेटेपन ने सबसे ज़्यादा जीती हैं अभी तक। सऊदी अरब, लास वेगास, जापानी और चीनी, ये 4 रेस मैक्स वर्सेटेपन ने जीती हैं। कार्लोस सेंज ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री जीती है और लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीती हुई है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, हाल ही में 36वां ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो ला लीगा का खिताब इसको जीत लिया है दोस्तों रियल मैड्रिड ने। ला लीगा भी एक फुटबॉल का होता है और ये समझ लो कि यूरोप वगैरह में ज़्यादा होता है और वहाँ का बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ये फुटबॉल का लीग टूर्नामेंट है, ठीक है ना। लीग टूर्नामेंट की बात करूँ तो ठीक वैसे ही जैसे IPL है और जैसे मैंने सुपर लीग के बारे में बताया, तो वो सब घरेलू टूर्नामेंट है। ये यूरोप में होता है बड़ी बड़ी टीमों के बीच। तो यहाँ स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, इसने ला लीगा खिताब 2023-24 का सीजन का जीत लिया है। किसको हराया? कैडिज को हराया फाइनल में 3-0 से। तो इसका 36वां ला लीगा खिताब था। अच्छा, ये मैड्रिड का ही केवल 36वां ला लीगा खिताब था। ला लीगा वैसे बहुत पुराना टूर्नामेंट है, 1929 में शुरू हुआ था और दुनिया में सबसे लोकप्रिय जो क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं उनमें से एक ये भी है। जैसे आप सुनते हो यूरोपा क्लब है, ला लीगा हुआ, ठीक है, ऐसे और एक होता है फीफा क्लब विश्व कप होता है। तो ये सभी पॉपुलर क्लब के बीच में होने वाले टूर्नामेंट्स हैं। तो फिलहाल ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ थे। जहां भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, लास्ट में जाते जाते अप्रैल की ई बुक आ गई है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने पर आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस QR कोड पर पेमेंट करने के बाद आपको ये ई बुक भेज दी जाएगी। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। और इसके अलावा जिनको बुक लेनी है या लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ वगैरह की लेनी है तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर बुक लेनी है तो आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है और आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन घर पर मंगा सकते हो। बाकी ई बुक वगैरह तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। सोलोमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो होनियारा है राजधानी इसकी। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है नेपाल ने भारत के कब्जे वाले किस क्षेत्र को अपने 100 रुपए के नोट पर दिखाया है। तो इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, डिटेल में लिखोगे। नहीं देखा है तो कल की वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप इसमें कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख करके पूरा का पूरा समझाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरा डिटेल में जो संधि हुई थी, मैंने जो बताया था वो सब भी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे आज है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब आयोजक देश कौन सा होगा, ये भी बताइएगा कमेंट करके, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन बुक लेना चाहते हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन की, तो वो भी बुक अवेलेबल है मेरे द्वारा तैयार की गई। 10 प्रैक्टिस सेट, 5 सॉल्व पेपर, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से। इसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।